सर, मैं मेरा नियम आपका स्वागत करता हूँ अपने सामाजिक ज्योग्राफी में। हमने पिछले बार पढ़ नहीं सके थे, वैसे पढ़ा तो था लेकिन आपको भेज नहीं सका था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि पिछली बार अपन ने पार्ट 8 पढ़ा था हमने, तो आज अपन इसमें भी पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। और छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकें उससे उसका परिचय कराया। दुरुस्त भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उससे आकर्षित करती हैं। हाँ, तो सर हम जैसे कि जानते हैं कि ये रेणुका है, उसके चाचा हैं और वो वन्य जीव के बारे में जानना चाहती है। उसके चाचा ने काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी खींची हैं, देख सकते हैं। यही है उसका कुछ उदाहरण। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नर्म वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान है। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी। हाँ, तो सर आपको दिखाना चाह रहा था कि कितनी बढ़िया एक्सरसाइज हो सकती है घर बैठे बैठे। हाँ, तो सर चलो पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो पॉइंट ये है, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। हाँ, तो ये श्रीकांत चाचा जी कह रहे हैं रेणुका के। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कितना कुछ अलग अलग है। अब इधर देखते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अब आप ये बताइए कि ये कौन सा पाठ है। ये 8 तो अभी अपन पढ़ रहे हैं, 9, 10 कौन से हैं? चलो अभी देखते हैं। देख सकते हैं 9 के बाद तो पाठ खत्म ही हो गया। हाँ, अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, तो हम इसे टिक मार्क कर लेंगे। सर आग्रह है आपसे कि कृपया कर आप इन चीज़ों को स्किप ना करा करें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होती हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। उससे पहले हम कुछ सेटिंग कर ले हाँ, तो सर उससे पहले अपन कुछ सेटिंग करते हैं, फिर हम आपको मिलेंगे। तो चलो शुरू। हाँ, तो सर हमने सेटिंग करी थी, तो हमने वो पॉइंट लगा दिया है, आप देखना ना भूलें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। अमेज़न नदी इस
प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो दिस इज़ अ बिग पॉइंट, सो लगा लेते हैं। तो लंबा पॉइंट है लेकिन कोई बात नहीं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो ये भी है कि अमेजन बेसिन नदी का निर्माण कैसे होता है। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अब प्रवाहित होती है। बोलीविया अनजान है, इक्वाडोर भी अनजान है, लेकिन कोलंबिया काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में आता है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हो जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा का मतलब होता है जो 20 वाली जो रेखा होती है ना, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका से गुजरती है और दक्षिण एशिया को टच करती है। तो देख सकते हैं इधर मानचित्र, इसके कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो इसके कुछ देश है जिनमें खतरों के खिलाड़ी हो चुका है, जैसे कि पहला है अर्जेंटीना और दूसरा ब्राज़ील। हाँ, शब्दावली, सहायक नदियाँ। तो मैं बिन पढ़े आपको बता सकता हूँ कि ये सहायक नदियाँ क्या होती हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमारे यहाँ पे गंगा नदी होती है, यमुना नदी होती है, काली सिंध होती है, यानी ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी अपन ने जो पूर्वज थे घुमक्कड़ मानव, उनकी तरह ये भी यात्रा करती हैं। और उनकी यात्रा हमारे देश की कुछ बड़ी नदियाँ जैसे कि समुद्र में जाकर इनका सफ़र ख़त्म होता है, इसलिए इन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। लेकिन पढ़ लेते हैं, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं। वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो दिस इज अ बिग पॉइंट। हु इज बिग रिवर इन वर्ल्ड? जलवायु। ये जलवायु शब्द जल और वायु को मिलाकर ही बना है, यानी जलवायु का अर्थ होता है जल कैसा, वायु कैसी ऐसी। जैसे कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो दिस इज अ बिग पॉइंट। यह अमेजन नदी की जलवायु है। यहाँ का मौसम एवं दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब है वर्षावन। वर्षावन वो होते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया पड़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं
ब्रोमेलियाड पैदा होते हैं। हाँ तो सर अब हमारा वीडियो यहीं की यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। और अब से मैंने एक बात निश्चय करी है कि अब से अपन 4 टॉपिक मैक्सिमम पढ़ेंगे सही, और हिस्ट्री जैसे में 10। ओके तो चलो बाय।